नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और हम क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, जहां हमने सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है वो देखा हुआ था बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो बैक ऑफ बोरोइंग है, हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन है, या पैच वर्क किया गया है, या फिर इलीगल या जो है अनफेयर है। ठीक है, नेसेसरी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, सूटेबिलिटी को इसमें बढ़ाना है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम। इलॉजिकल नॉट इलीगल। सो इसको तो मैं एक बार सही से लिख देता हूँ ना, और अभी मैं सारे नोट्स पूरा लिखूंगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। इलॉजिकल जब मुझे हो जा रही है तो आपको होगी ही। सही है कि नहीं? तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे की इस वीडियो को, और आप ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा फ़ॉन्ट अब हम पतला करने वाले हैं क्योंकि बहुत मोटा फ़ॉन्ट है इसमें ऑलरेडी विच वी आर यूजिंग। और अपना फेस नहीं आ रहा इसमें अब, क्योंकि बार बार मैं एडिट नहीं कर पाता हूँ ना, तो मैं छोड़ देता हूँ वीडियो बनाना आप लोगों के लिए। अब तो हमारी हमेशा वीडियो आएगी, कुछ करना नहीं है मुझको, बस अपना बुक खोल लेनी है और आईपैड खोल के बस आपको पढ़ाना है। तो एक एक लाइन हम पढ़ेंगे, जिसको पढ़ना हो भाई साहब वो एक एक लाइन पढ़िए मेरे साथ, और जितने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो इंतज़ार कीजिए, फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा रिवीजन की, जिसमें ये जो नोट्स मैं बना रहा हूँ इसका मैं रिवाइज करवाऊंगा। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। डिपेंड्स अप टू यू, वट एवर यू लाइक, वट एवर इज़ योर चॉइस। सो इलॉजिकल एंड अनफेयर तक हम पहुंच चुके थे, एंड उसके आगे हमें जाना है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको मेरे साथ, और हम एकदम घुस के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो घुसने में थोड़ा सा वक्त लगता है, समझ में आना चाहिए ना। थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, द थिंग्स विल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वॉइल तो यहाँ पे है अनफेयर एंड इलॉजिकल। आइए अपना पेज नंबर 34 खोलिए, अपनी बुक को ओपन कर लीजिए। सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं, 34 पेज नंबर, क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से हमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ था कि द क्रिटिक्स ओपिंड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नथिंग न्यू या ओरिजिनल। कुछ भी इसमें न्यू या ओरिजिनल नहीं है। उन्होंने डिस्क्राइब किया इसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, और एक बैग ऑफ बोरोइंग है, या फिर हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर ये पैच वर्क। यानी जो आपने पैच का मतलब क्या है, इन द सेंस पैच कहने का ये मतलब है, आपने देखी होगी जैसे रोड्स आपने देखे होंगे ना। अब रोड्स में क्या होता है कि जब रोड कहीं पे टूट जाती है तो उसमें ला करके भर दिया जाता है नया मसाला या डामल। तो उसमें क्या, उसको क्या कहते हैं, पैच वर्क। यानी ये काम जो है वो पैचेस में किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट पैचेस में। तो वो थोड़ा थोड़ा सा इसको कहीं से फिक्स करने की कोशिश करनी, कहीं से ये उठा लिया, कहीं से वो उठा लिया, ला ला करके एक एक टुकड़ा जोड़ जोड़ करके, पैच पैच में टुकड़ा जोड़ जोड़ करके ये पूरी रोड बना दी है ना। ठीक है, अब जैसे जिस जगह आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे हाईवेज़ हैं जो कि आपको लगेंगे कि यार इससे अच्छा नया बना दिए होते, इतना उसमें हौच पौच किया गया है। वही बात हो रही है। होवेवर दिस क्रिटिसिज्म इज़ अनफेयर एंड इलॉजिकल। लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म है ना वो इलॉजिकल है और अनफेयर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द जो फ्रेमर है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने नेसेसरी मॉडिफिकेशंस किए हैं इसके फीचर्स में, जो कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं उनकी सूटेबिलिटी के लिए, इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, और उसी समय उनके फॉल्ट्स को अवॉइड किया गया है। ठीक है, एंड इलॉजिकल क्रिटिक्स ये क्यों है, इलॉजिकल अनफेयर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नेसेसरी मॉडिफिकेशन किए गए हैं सूटेबिलिटी के हिसाब से, और उसी के साथ साथ अवॉइडेड फॉल्ट्स, कि उन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फॉल्ट्स थी ना उसको हमने अवॉइड कर दी है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। आप इसका तर्क पेश कर सकते हैं। इफ़ समवन से कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन इलॉजिकल है ना, हॉच पॉच है, बैग ऑफ बोरोइंग है, देन यू हैव टू रिप्लाई विद इट कि ये इलॉजिकल और अनफेयर वर्डिक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे नेसेसरी मॉडिफिकेशंस की गई हैं उसकी सूटेबिलिटी के आधार पर ना, और यहाँ पर उसके फॉल्ट्स को अवॉइड किया गया है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इस पर बी आर अम्बेडकर जी क्या कहते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। सो इस पर बी आर जी क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि वाइल एंसरिंग द अबव क्रिटिसिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, सेड वन लाइक्स टू से वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस आवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो कहते हैं कि वन लाइक्स टू आस्क, नॉट से, आस्क वेदर देयर कैन बी एनी अदर थिंग न्यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड एट दिस hour in the history of the world. More than 100 years have rolled over when the first written constitution was drafted. It has been followed by many countries reducing their constitutions to writings. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि अगर ऐसा कोई बता दो
यहाँ पे क्योंकि पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसको 100 साल सैकड़ों सदी बीत गई है। अब यहाँ पर अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व होके आया है तो सारी कंट्रीज़ ने ही वहाँ से जो चीज़ें शुरू हुई फिर उसमें अपग्रेड किया, उसको लिया, उसको अपग्रेड करके मतलब जो बेस बनाया गया ना वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो सारी कंट्रीज़ में लगभग सेम सा ही आपको देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया लेके आया गया है, सब अपने हिसाब से, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से, उनके फॉल्ट्स को देख करके, अपनी कंडीशन को देख करके उसको अडॉप्ट करते हैं। कोई इसमें बैक ऑफ बोरोइंग वगैरह वाली बात नहीं है, ठीक है। वॉट द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी हैज़ लॉन्ग बीन सेटल्ड। और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्कोप है जो बहुत पहले से ही सेटल किया जा चुका है, मतलब वो उसका जो एक बेस होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, वो सेम सा ही रहेगा। सिमिलरली व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो उसके फंडामेंटल हैं वो भी पूरी दुनिया जानती है। और इन सारी फैक्टों को देखते हुए जो मेन प्रोविज़न है वो आपको सेम से ही लग सकते हैं। यहाँ पर केवल नई चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बाद में फ्रेम होता है उसमें वेरिएशंस होते हैं, उसकी फॉल्ट्स को रिमूव किया जाता है और वो अपनी नीड के हिसाब से अकोमोडेट किया जाता है उस कंट्री की नीड के हिसाब से। और जो चार्ज होता है प्रोड्यूसिंग अ ब्लाइंड कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज इज बेस्ड आई एम श्योर ऑन एन इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंडिपेंडेंट स्टडी पर ही आधारित होता है। बेसिक सी यही बात है कि मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ है, कोई फंडामेंटल राइट है, कोई किसी के हित की बात है तो वो हित की बात तो सेम ही होगी ना। आपको बोलने का अधिकार होना चाहिए तो ये बोलने का अधिकार तो हर कॉन्स्टिट्यूशन में ही होगा। ऐसा तो नहीं है बोलने की जगह आपको कह देगी बोलो बोलो मत, अब आपको इशारे का अधिकार दे दिया, हमने कुछ अलग कर दिया, ऐसा हो नहीं सकता। ए कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। एंड यहाँ पे दूसरा क्या आता है, सेकंड है कार्बन कॉपी ऑफ 19। तो यहाँ पे ये कार्बन कॉपी है 1935 के एक्ट की। अब ये भी बात सामने आ रही है कि भाई साहब ये कार्बन कॉपी दे दी है हमको, ना कुछ ओरिजिनल देते तो मज़ा आता। तो बात यहाँ पे फिर क्या आती है, द क्रिटिक्स सेड द फेमस कॉन्स्टिट्यूशन हैव इंक्लूडेड लार्ज नंबर ऑफ प्रोविजन। बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से दिए गए हैं और इस वजह से इसको कार्बन कॉपी कहा जाता है 1935 के एक्ट का, या फिर अमेंडेड वर्जन आप इसको कह सकते हैं। और अमेंडेड वर्जन, ठीक है। तो कार्बन कॉपी या फिर अमेंडेड वर्जन भी है तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जैसे कि एन श्रीनिवासन जी ने ऑब्जर्व किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस अ क्लोज कॉपी ऑफ एक्ट। तो एन श्रीनिवासन क्या कहते हैं, इसमें इनका नाम आता है एन ये किस बात में कहते हैं कि बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस। बस इतना ही आप लिखिए क्योंकि इतना ही आपको याद रहेगा, बहुत याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज़ एनफ कीवर्ड। तो आपको कीवर्ड ही मैटर करते हैं। फिर यहाँ पे सर ईवर जेनिंग्स क्या कहते हैं, ईवर और आइवर वट एवर यू प्रोनाउंस, जेनिंग्स। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे वो, और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड इनडायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कहते हैं कि इनडायरेक्टली, फर्स्ट आई राइट डिराइव्ड, ओके, डिराइव्ड इनडायरेक्टली। बस यही जो है ना, किससे डिराइव किया है इनडायरेक्टली, आपके 1935 एक्ट से। तो बस इतना ही आपको समझ में आना है। प्रोविजंस आर कॉपीड ऑलमोस्ट टेक्सचुअली और मेनी प्रोविजंस कॉपीड ऑलमोस्ट टेक्सचुअली, बस ऐसे ही करना है ना। फिर पीआर देशमुख क्या कहते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। जो ज़रूरी है वही लिखिए, बहुत ज़्यादा आपको नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज आपको रिकॉल करना है। तो बुक ही आपके पास है,
मैं अगर सभी आपको लिखवा दूँ ना तो आप बुक में भी देख सकते हैं ना, तो इतना खर्च करने की दिमाग ज़रूरत नहीं है आपको। अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट विद ओनली एडल्ट फ्रेंचाइज एडेड। तो ये कहते हैं सेम वही है विद ओनली, क्योंकि इसमें वोट का अधिकार भी जोड़ दिया गया है कि आप यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइज यानी 18 साल के ऊपर जो लोग हैं वो वोट दे सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट नाउ। ठीक, तो पहले जो कि 21 था। फिर इसका आंसर जो है दोस्तों आता है बी आर अम्बेडकर द्वारा। तो वो कहते हैं कि as the accusation that the draft constitution has reproduced a good part of provision गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो कहते हैं हाँ ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि ये उससे आया हुआ है, लेकिन मैं उसमें क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे दूसरे से कुछ लेना या किसी की अच्छाइयों को लेना कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पे कोई भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमने चोरी करी है, प्लेगरिज्म किया है। नो बॉडी होल्ड्स एनी पेटेंट, किसी का इसमें पेटेंट राइट नहीं है या फंडामेंटल आइडिया हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो मैं किस लिए सॉरी हूँ कि ये जो प्रोविज़न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 रिलेट द मोस्टली डिटेल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि ये मोस्टली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लिया गया था। हाँ, इसमें कुछ आप कह सकते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था, तो लेकिन हमने इससे लिया हुआ है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं हम। इनका थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ बी आर अम्बेडकर का भी। ओके, तो क्या कहते हैं कि assent of it involves plagiarism, nobody holds any patent right। ओके, यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए, nobody holds patent rights। देखिए स्पेलिंग वगैरह आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप इतने समझदार हैं। और फंडामेंटल राइट की स्पेलिंग तो आपको आई होगी, आइडियाज, ठीक है। तो उसके लिए मुझे कमेंट मत करिएगा सर स्पेलिंग गलत है, भाई ये स्पेलिंग तो आप किताब में भी देख लेना। बस मुझे क्या समझाना है आपको, यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा आपको, इतना टाइम सोचा कि पहले आपको ऐसे एक बार जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है अपने कॉपी में, फिर मैंने सोचा कि नहीं उसमें, क्योंकि मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया था, जैसे कि आपने पढ़ा, तभी मैंने पढ़ के आपको बताया ना इलीगल है इलॉजिकल की जगह, तो बस ऐसे ही उसमें भी था, तो उसमें मुझे देखना पड़ता। और मैंने कहा कि आप लोगों के साथ पढ़ के वो चीज़ें बनाना है, तो थोड़ी अलग चीज़ होगी, नई चीज़ होगी, बढ़िया चीज़ होगी ना। दैट्स द रीज़न वाई कि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक। अन इंडियन और एंटी इंडियन, और आप खुद ही ठीक कर सकते हो ना, मुझे ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे की स्पेलिंग वगैरह। अब स्पेलिंग में क्या बताना आपको, आप बताइए, आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अन इंडियन या एंटी इंडियन है, अन इंडियन है, एंटी इंडियन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कहते हैं कि ये रिफ्लेक्ट नहीं करता पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को। क्यों नॉट रिफ्लेक्ट? क्या रिफ्लेक्ट नहीं करता? पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता, और स्पिरिट ऑफ इंडिया को। बस इतना ही आपको लिखना है, आ जाएगा तो लिख देना, क्योंकि आपके आंसर राइटिंग में मेंस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डाइवर्सिटी। क्योंकि एक टॉपिक पे आपको एक चीज़ नहीं लिखनी है, यू हैव टू कनेक्ट इट विद द इकोनॉमी, यू हैव टू कनेक्ट इट विद द पॉलिटिकल सिनेरियोज, आपको कनेक्ट करना है ज्योग्राफी से, आपको कनेक्ट करना है वुमेन की कंडीशन से, वुमेन के एम्पावरमेंट से, आपको कनेक्ट करना है डिप्रेस क्लास, SC ST, इन सब के उत्थान से। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, और ये चीज़ होनी चाहिए। तो अभी मैं ऐसे अपनी विंडो में बाहर देख रहा हूँ, तो मुझे विंडो में ना ओम लिख के आ रहा है। अगर मेरे पास कैमरा ऑन होता तो मैं आपको दिखाता, तो ऐसे ही ऑटोमेटिक उसमें बना हुआ है। ऐसे होता है ना कभी कभी शेप्स कुछ बन जाती हैं, तो वैसे ही वो लग रहा है खिड़की में, कांच की खिड़की है ना, तो उसमें देखिए जब पुराना हो जाता है ग्लास या फिर साफ़ सफाई करो जो धब्बे पड़ जाते हैं ना, उसमें इसे लग रहा है ओम, सेम टू सेम।
स्पिरिट ऑफ इंडिया, तो स्पिरिट ऑफ इंडिया को ये दर्शाता नहीं है। दे सेड, उन्होंने कहा कि फॉरेन नेचर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है इसको अनसूटेबल बनाता है इंडियन सिचुएशन के हिसाब से और अनवर्केबल बनाता है इंडिया में, और अनसूटेबल अनवर्केबल बनाता है। कहाँ? इंडिया में। अब इसके बारे में कुछ लोगों ने कहा है, जैसे कि के हनुमंथैया, ठीक, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। वी वांट द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार, वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ वीणा और सितार बट वी हैव द म्यूजिक ऑफ इंग्लिश बैंड। तो इनसे याद कर लेना, वीणा और सितार बट गॉट इंग्लिश बैंड। देखिए ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ऐसा बिल्कुल मत लिख दीजिएगा कि वीणा और सितार बट गॉड इंग्लिश बैंड। इट इज़ अ कांस्टेंट, आपके भाव हैं, ये भाव आप बता रहे हो ना, एग्जैक्ट स्टेटमेंट आप रट लीजिएगा। ये तो मैं आपको सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट है ना। और ठीक है, वीणा और सितार हो गया। तो बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि हमें क्या चाहिए था, हमें वीणा और सितार चाहिए था, लेकिन हमारे पास क्या है, इंग्लिश बैंड का म्यूजिक है। कि सब कुछ जो आधारित है ना, वो तो आपने कर दिया है, ब्रिटिश ने जैसा किया हुआ था, जैसे वो आकर के हमारी कंट्री पर राज कर रहे थे, आपने वो सब तो ऐसा ही कर दिया है। तो इसमें हमारे देश का ट्विस्ट नहीं है, हमारे देश की जो एक एसेंस होती है ना, एक स्वाद होता है, एक सुगंध होती है, वो नहीं है इसमें। और ऐसे लोकनाथ मिश्रा जो है वो फॉर्मेलिटीज़ पर मत जाइएगा कि किसी के सामने आप सब्जी नहीं लगा रहे हैं, सब्जी है माननी, हाँ ठीक है माननी है, आई रिस्पेक्ट इट, सबके सामने जी ना, लेकिन बार बार बोलने पे तो फिर समझ रहे हैं ना कि निकल जाता है। ऐसे लोकनाथ मिश्रा जी। अनदर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिटिसाइज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन स्लैविश इमिटेशन ऑफ वेस्ट, मच मोर स्लैविश सरेंडर टू वेस्ट। तो उन्होंने क्या कहा, स्लैविश इमिटेशन या फिर सरेंडर, समझ रहे हैं आप, टू द वेस्ट। बस इनकी यही लाइन है, या तो स्लैविश इमिटेशन है, यानी हम गुलामों वाली मानसिकता हमारे अंदर है, और हम उसको जैसे गुलाम किसी चीज़ को देख करके बंदर नकल करता है, बस हम भी वैसे ही हैं, हम भी नकल कर रहे हैं, ठीक है। या फिर हमने सरेंडर कर दिया है कि आपने जो बनाई थी पॉलिसीज़ वो सही है और हम अपने हिसाब से कुछ नहीं बना पा रहे हैं, ठीक, ये भी चीज़ है, समझ जाइए इसको। फर्दर लोक लक्ष्मी नारायण साहू, फिर यहाँ पे लक्ष्मी नारायण साहू, ये भी सीए के मेंबर थे। The idols on which the draft constitution is framed have no manifest relation to the fundamental spirit of India. इसमें भी कह रहे हैं कि कोई भी जो भी ड्राफ्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जो आइडल्स हैं उसमें भी रिलेशन नहीं है फंडामेंटल स्पिरिट, ठीक है, वो मैनिफेस्ट नहीं करता, उसका भी कोई जो रिलेशन है वो फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया से, फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया से नो मैनिफेस्ट रिलेशन, कहते हैं नो मैनिफेस्ट रिलेशन। नो मैनिफेस्ट रिलेशन किससे, फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ इंडिया से। बस इतना ही करना है आपको। आइए 4th नंबर पे चलते हैं। और मैं ना ऐसे वैसे बनाता हूँ जैसे कि शेयर करता हूँ आपके पास, जो PDF अगर मैं बनाऊँगा।
तो भी पेज नहीं चल रहा है। तो मैं ये भी देखता हूँ कि आपका A4 साइज में आना चाहिए, 4 शीट में, जैसे फॉर एग्जांपल आप उसका फ़ोटो कॉपी निकाल सके जब आपको पूरी मैं PDF कंपाइल करके दूंगा ना, सो इट शुड बी ईजी फॉर यू टू कंपाइल इट। तो एक एक मैं डाउनलोड करूँगा, एक एक डाउनलोड करके फिर उसको मर्ज करूँगा, कंबाइन करके आपको फिर एक PDF बना के सारे शॉर्ट नोट की दूँगा। समझ में आ रहा है ना राइटिंग आपको? जिसको ना समझ में आए वो वीडियो देखिएगा। ऐसे मुझे समझ में तो आना चाहिए, कमेंट करके बताइए आप। जब तक आप देखेंगे वीडियो तब तक तो बहुत दिन हो गया होगा। आगे बढ़ता हूँ, 4 की बात करते हैं। देखिए अभी एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है, आपको बोरिंग तो लग सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि आपको बोरिंग लग रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं बोरिंग लग रहा है तो। एन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि धीरे धीरे चलेंगे, एक एक लाइन चलेंगे तो आपको चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। जो क्रिटिक्स हैं ये भी कहते हैं कि ये अनगांधीयन है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी फिलॉसफी या आइडल्स नहीं है जो कि महात्मा गांधी के थे। नो आइडल्स एंड फिलॉसफी गांधी जी के कोई भी आइडल्स और फिलॉसफीज नहीं है, इसलिए इसको हम अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब जो फादर हैं इंडियन नेशन के, तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को रेज और बिल्ट किया जाना था, रेज एंड बिल्ट अपॉन, किस पर? आइडल्स ऑफ महात्मा गांधी पर, बिल्ट अपॉन विलेज पंचायत, विलेज पंचायत। ये आपके मेंस में बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत बढ़िया आता है। एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में के हनुमंथैया जो हैं, के हनु मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आप वहाँ ऊपर देख लीजिएगा ना, यही है सेम, के हनुमंथैयप्पा, थैयप्पा है कि थैया है। तो सेड दैट दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड डिड नॉट एनविसेज। जो महात्मा गांधी है ना, डिडंट वांट एंड एनविसेज दिस एग्जैक्ट टाइप, मतलब ऐसे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट याद कर लीजिए कि वो ये ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको महात्मा गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे। मतलब आप कहते हैं ना कि यार तुम तो ऐसी चीज़ लेके आए हो जिसको मैं नहीं चाहता था, तुमने तो यार ऐसा काम कर दिया जिसको मैं नहीं चाहता था। और थोड़ा फनी लगता है ये पढ़ने में, आप एक बार पढ़ के देखना, अपनी बुक में देखो एक बार पढ़ के। फिर टी प्रकाशन क्या कहते हैं? टी प्रकाशन कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एट्रीब्यूट दिस लैप्स ऑफ अम्बेडकर्स नॉन पार्टिसिपेशन इन गांधीयन मूवमेंट। तो ये कहते हैं कि जो अम्बेडकर नॉन पार्टिसिपेशन था, अम्बेडकर्स नॉन पार्टिसिपेशन इन गांधीयन मूवमेंट। क्योंकि आप देखेंगे ना पूना पैक्ट साइन हुआ किस वजह से? इसी वजह से, क्योंकि जो अम्बेडकर हैं वो कहे कि मुझे SC ST की मुझे भी सीट्स अलग करनी है, जैसे हिंदू में वो नहीं इंटीग्रेट होगा, एक मुस्लिम हुई, एक हिंदू हुई, सिख हुई, तो हिसाब से ना, लेकिन फिर उसको उन्होंने कहा कि हम अलग से ही अपना रिजर्वेशन लेंगे। तो पूना पैक्ट इसीलिए साइन हुआ था। गांधी जी ने कहा नहीं, इससे तो हमारे जो SC ST भाई हैं वो अलग हो जाएंगे, तो ये हमारी यूनिटी जो है उसको ख़राब करने का काम करेगा। तो वो कह रहे हैं कि वो उनके मूवमेंट्स में शामिल नहीं हुए, इस वजह से आप देख सकते हैं कि इसमें नॉन गांधीयन प्रिंसिपल हैं।
उसका कारण क्या है कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इस कारणवश। और वो एंटागोनिस्ट भी थे, एन एंटागोनिज्म टुवार्ड्स गांधीइज्म, टुवार्ड्स गांधीयन आइडियाज़। यानी जो गांधी जी के आइडियाज़ थे, जो फिलॉसफीज थी, कहीं ना कहीं वो उसका विरोध करते भी नज़र में आएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज 4th ना, ठीक। लेट्स गो टू 5 and I think it is the last which would come in this page. पाँच में क्या आता है? एलिफेंट साइज का है। एलिफेंट साइज क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्की है और बहुत डिटेल में है। टू बल्की एंड टू डिटेल्ड। और ये जो कीवर्ड्स मैं लिखा रहा हूँ ना दोस्तों, ये आपके लिए मेंस में ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे, ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिएगा। टू बल्की एंड टू डिटेल्ड एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट कीवर्ड्स हैं, इसीलिए मैं स्पेशली इसको पढ़ा ही रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे नोट्स बनाए हैं आई थॉट इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। तो टाइम लगेगा, धीरे 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 बनाते रहेंगे, क्या दिक्कत है। एक तो फेल हो ही गए हम, दोबारा भी फेल होंगे, 5 बार फेल होंगे, 6 अटेम्प्ट है, सारे देंगे, क्या दिक्कत है। करना ही क्या है, अपने आप को पढ़ना लिखना है, मौज मस्ती करनी है। कंटेन सम अननेसेसरी एलिमेंट। सर आइवोर जेनिंग्स जो कि ब्रिटिश, सो आइवोर क्या कहते हैं, जो कि ब्रिटिश स्कॉलर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। Provisions borrowed were not always well selected and that constitution generally speaking was long and complicated। तो वो ये कह रहे हैं कि जो प्रोविजंस लिए भी गए हैं ना, वो वेल सेलेक्टेड नहीं है, या हमेशा से ऐसे वेल सेलेक्टेड नहीं हो सकते। या फिर जो प्रोविजंस दिए गए हैं, अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो तो बिना उसका कॉन्टेक्स्ट समझे, बिना उसका कॉन्टेक्स्ट समझाए आप ऐसे सेलेक्ट करके लेके आ गए कि हाँ ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। नहीं, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, तो कुछ भी ऐसे नहीं उठाया जा सकता। इसलिए वेल सेलेक्ट हमेशा वो नहीं लिया जा सकता है ना। और जनरली स्पीकिंग वॉज टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। और अगर वेल सेलेक्ट करना भी है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत लंबा प्रोसेस होता है, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक तरह से कह रहे हैं कि हाँ ऐसा बनेगा भी, अगर आप इतनी सारी चीज़ें उठा रहे हो, इतनी सारी चीज़ें ले रहे हो ना। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, तो इनका पहले लिख देता हूँ मैं, नॉट ऑलवेज वेल सेलेक्टेड एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन जनरली स्पीकिंग वॉज टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। नॉट ऑलवेज वेल सेलेक्टेड। HV कामनाथ, HV कामत, कामनाथ। आप लोग भी कहेंगे यार तुमको तो खुद नाम वाम नहीं आता। तो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली ये क्या कहते हैं कि द एम्बलम एंड द क्रेस्ट, द एम्बलम एंड द क्रेस्ट दैट वी हैव सेलेक्टेड फॉर आवर असेंबली इज एन एलिफेंट। इट इज़ परहेप्स इन कॉन्सोनेंस विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कह रहे हैं जो हमने एम्बलम चूज़ किया है ना, एंड द क्रेस्ट, और जो क्रेस्ट है वो एलिफेंट है। ये हमने यही देख करके चूज़ किया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा बल्कीएस्ट है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, एक्चुअल आप कहेंगे ना कि द इट परहेप्स इन कॉन्सोनेंस विद दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू इज़ द बल्कीएस्ट एंड द वर्ल्ड हैज प्रोड्यूस। कि दुनिया में जो सबसे बड़ा विशाल का है, बल्कीएस्ट हुआ है, वो अपना ही है। तो इस वजह से हमने एलिफेंट चूज़ भी किया, इसके नाम पर इसको सूट करता है। आइए 6 पे चलते हैं। पैराडाइज ऑफ लॉयर्स।
सब वकील मिलके लिखे हुए थे तो वकील के लिए होगा ही। क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड याद करिए, टू लीगलिस्टिक, टू लीगलिस्टिक। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना अगर आप देखेंगे तो इसमें लीगल लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। अगर ये लक्ष्मीकांत ना हो, पॉलिटी अच्छी तरीके से समझाई ना हो, या आप किसी से पढ़ें ना, तो चीज़ें आपको उतनी अच्छी क्लियर नहीं हो पाएंगी। एक बार दो बार पढ़ेंगे तब भी आपको 50-60% ही समझ में आएंगी, बहुत पढ़ेंगे तो 70-80% समझ में आएंगी। कुछ उसमें एसेंस, कुछ उसमें छिपी हुई चीज़ें, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हैं जो कि आपको पढ़ कर भी समझ में नहीं आएंगी। तो ये चीज़ भी इसमें बताई गई है कि थोड़ा बहुत जो लीगलिस्टिक है इसमें वो चैलेंजेस दिए गए हैं, तो देखना पड़ेगा आपको ऐसा। दे ओपन दैट लीगल लैंग्वेज एंड फ्रेजियोलॉजी अडॉप्टेड। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें लीगल लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज है वो वकीलों वाली लैंग्वेज यूज़ की गई है, और फ्रेजियोलॉजी। और इसीलिए कहते हैं ना कि एक आम नागरिक कभी अपना केस जाके लड़ ले वो हो नहीं सकता, कोई चीज़ समझ ले वो हो नहीं सकता, हमेशा उसको किसी वकील की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट बनाता है। और इसी से रिलेटेड इवोर क्या कहते हैं, लॉयर्स पैराडाइज, वकीलों का तो वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। और H.K. माहेश्वरी ये क्या कहते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक सदस्य थे। इन्होंने कहा कि जो ड्राफ्ट है टेंड टू मेक पीपल मोर लिटिगस, मोर इंक्लाइन टू गो टू लॉ कोर्ट्स। तो ये बनाता है इसको मोर लिटिगस। ठीक है, लिटिगस मतलब होता है, आपने लिटिगेशन सुना होगा ना, लिटिगेशंस क्या होती हैं। अब लिटिगेशंस को अंडरस्टैंड आप इजी लैंग्वेज में ऐसा कर सकते हैं कि कोर्ट वगैरह में फाइलिंग जो की जाती हैं, लिटिगेशंस की जाती हैं, ठीक है, केसेस आपने देखे होंगे, ठीक, उस PIL है जैसे कि आपका। तो उस तरीके से कह रहे हैं कि आपको एक डॉक्यूमेंट, वेल स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट होगा, उसको आप पेश करेंगे, अपील करेंगे, तो वही बता रहे हैं कि लिटिगेशंस के ऊपर ज़्यादा इसमें लिटिगस इसको बनाती है। और इंक्लाइंड टू गो टू द लॉ कोर्ट्स, और ज़्यादा इंक्लाइन किसकी तरफ है, इंक्लाइंड है लोगों को ले जाने के लिए लॉ कोर्ट्स की तरफ, कि आपको कानून के पास पहुंचना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा। लेस ट्रूथफुलनेस एंड लेस लाइकली टू फॉलो मेथड्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और ये इसी के साथ ये लेस ट्रूथफुल है एंड लेस लाइकली टू फॉलो मेथड्स ऑफ ट्रूथ। अब ये देखिए, ये उसके डार्क जो कानून है, जो वकालत है, उसके डार्क फेस की तरफ जो है वो रुख कर रहे हैं। कि यहाँ पे देखिए तो सबूत, गवाह, लूप होल्स, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। कानून में हमेशा आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, लूप होल्स होते हैं, कोई चीज़ गलत एक तरीके से होती है तो उसको सही घुमा करके करते हैं। तो ये चीज़ें बता रहे हैं कि ये ट्रूथ और नॉन वायलेंस के रास्ते पे कम्प्लीटली नहीं है। यहाँ पे चीज़ें बहुत पेचीदा सी हैं, घुमा फिरा करके वही चीज़ें यहाँ पर फॉलो की जाती हैं। इफ़ आई मे सो द ड्राफ्ट इज़ रियली ए लॉयर्स पैराडाइज। इफ़ आई मे से सो, तो मैं भी ऐसे ही कहूँगा, लॉयर्स के लिए ये स्वर्ग है। इट ओपन्स अप वास्ट एवेन्यूज़ ऑफ लिटिगेशन। और यहाँ पे बहुत सारे एवेन्यूज़, बहुत सारी लिटिगेशंस के जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। एंड विल गिव आवर एबल एंड इंजीनियस लॉयर्स प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू। और जो यहाँ पे हमारे योग्य और
इंजीनियस बुद्धिमान लॉयर्स हैं उनको बहुत सारा काम दे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाल मटोल है, बहुत पेच है इधर उधर घुमा करके। सिमिलरली PR देशमुख, देखिए ये तो आप भी पढ़ सकते हैं ना कि लोगों ने क्या कहा है इसके बारे में, तो एक दो मैं ऐसे पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। आई शुड हाउएवर लाइक टू से दैट द ड्राफ्ट ऑफ आर्टिकल मे हैव बीन ब्रॉट बिफोर द हाउस बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर सीम्स टू माई माइंड टू फॉर टू पॉन्डरस, इनका इतना ही लिख लो, फॉर टू ponderous like the ponderous tomes of law manual। इनका कहने का क्या मतलब है, ponderous और like tomes of law manual, a document dealing with constitution hardly uses so much of padding and so much of verbiages, perhaps it is difficult for them to compose a document which should be to my mind not a law manual but a socio-political documents। तो इसमें इनका कहने का यही मतलब है कि कुछ ये ऐसा हो गया है, जैसे कि आपने देखी होगी कोई कॉम्प्लेक्स ही, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक फाइटर जेट उड़ाना है, अब वो फाइटर जेट के जो मैनुअल्स आते हैं, अब वो आपको ला करके पकड़ा दीजिए और अब कहे कि चलो अब इस हिसाब से आपको काम करना है और यही आपको पायलट है वही आपको बन करके इस फाइटर जेट को उड़ाना है, तो आप कैसे करोगे, क्या समझोगे उसमें। तो वही ये चीज़ें कह रहे हैं कि इतनी उसमें घुमा फिरा दिया है, बहुत सारी चीज़ें, इतनी जटिलता उसमें बढ़ा दी गई है ना कि उसमें आपका दिमाग घूम जाएगा, समझ रहे हैं। तो ऐसी कोई मैनुअल आपको दे दी गई है, कुछ ऐसी ही बात यहाँ पे हो रही है। पर यहाँ पे इसको एक लॉ मैनुअल नहीं होना था, ठीक, बल्कि इसको एक सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स के रूप में देखना चाहिए था। इसको क्या होना चाहिए था, सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट। देखिए इन्होंने नेगेटिव जो ये बताया मैंने ऊपर लिखा है, और ये पॉजिटिव जो इन्होंने बताया है वो कैसे होना चाहिए था। पॉजिटिव इन द सेंस कि इनका जो व्यू है, ओपिनियन है, वो क्या था, सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होना था। वाइब्रेटिंग, ठीक है, वाइब्रेटिंग पल्सेटिंग इन द सेंस कि जिसके शरीर में जान है, अब वाइब्रेट कंपन हो रहा है या उसमें पल्स उसकी चल रही हैं, लाइफ गिविंग है ना, मतलब थोड़ा सा जिंदा होना चाहिए था, जो कि रॉ इमोशंस के साथ डील करे, ना कि बस वही लीगल चीज़ों की बात करें। बट आवर मिसफॉर्चून दैट वाज नॉट टू बी, ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हुआ है। एंड वी हैव बीन बर्डनड विद सो मच ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड्स, और हम लोग बर्डनड हैं बहुत सारे वर्ड से, कुड हैव बीन वेरी इजली एलिमिनेटेड, जिसको आसानी से हटाया जा सकता था, ऐसी कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, इसको और ज़्यादा बढ़िया बताया जा सकता था, ठीक। तो ये चीज़ कहते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 में हम क्या पढ़ेंगे, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब धीरे धीरे ना जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे आपको और मज़ा आएगा, ठीक है। अभी तो यहाँ पे जब भौकाल चलता रहता है कि किसने क्या कहा है, क्या हुआ, कैसा हुआ, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं ना। अब प्रीएम्बल में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्युलर हो गया और सारे टर्म समझना, प्रीएम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे। बस बुक देख के आप डरा मत करिए, बुक में कुछ भी नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि ये बुक देखें, इसमें से ज़रूरी कितने पेजेस हमने पढ़े, 3-4-5 पेजेस में कितनी ज़रूरी चीज़ें थी, मुश्किल से थोड़ी बहुत। ये बुक आपको समझाने के लिए है, केवल और केवल आपको समझाने के लिए। इट विल गिव यू माइंड कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना ना, क्या पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, और नोट्स आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। लेट मी सी ये शेयर होता है या नहीं, तो इसको मैं शेयर